नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे बात करते हैं 2022-23 जो आर्थिक भूगोल का आपका पेपर हुआ है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इसको हल करते हुए हमने अभी तक 60 क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 61वें क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि औद्योगिकरण यानी औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने आपको कई बार बताया है कि कोई उद्योग क्यों लगाया जाता है, उसका एक ही पर्पज होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, तो हम किस स्थान पर उस उद्योग को लगाएं जिससे हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए और इसमें जो सबसे पहले काम किया था वो काम किया था अल्फ्रेड वेबर महोदय ने। ठीक है, यानी कि औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड वेबर ने, और उसका नाम था न्यूनतम लागत सिद्धांत। न्यूनतम लागत सिद्धांत। ठीक है, और ये दिया कब था, तो ये दिया था 1909 में इन्होंने। और इसी सिद्धांत में इन्होंने आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था। ये आइसोडोपेन क्या था? आइसोडोपेन का मतलब था कि मान लीजिए कोई उद्योग लगाया गया है, तो उद्योग से जो परिवहन के लागत वाले क्षेत्र थे, यानी समान परिवहन लागत वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे अल्फ्रेड वेबर महोदय ने आइसोडोपेन कहा था। ठीक है, इसके साथ इन्होंने एक ट्रायंगल सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, जिसमें R1 यानी कच्चा माल 1, कच्चा माल 2 और ये आपका मार्केट है, अगर यानी दो जगह अगर कच्चा माल है और मार्केट एक जगह है तो उद्योग कहाँ पे लगाया जाएगा, इसके लिए इन्होंने बताया था कि इस त्रिभुज के बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेबर महोदय ने ही दिया था। तो इसमें आपको इतनी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ वान थ्यूनेन महोदय ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था। कब? 1826 में दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ वाल्टर स्टालर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी इन्होंने, यानी केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक रैटजेल, इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेडरिक रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी है। और फ्रेडरिक रैटजेल नियतिवाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में चीनी उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें दूसरा है। प्रथम स्थान पर आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत है। तीसरे स्थान पर आपका है थाईलैंड, और चौथे स्थान पर आपका चीन है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सभी देशों की दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको राजधानी बतानी है, तो इसे आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लैक कंट्री किस देश का लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो जो ब्लैक कंट्री क्षेत्र है लोहा इस्पात का वो आपका है ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है,
ग्रेट ब्रिटेन का ये लोहा इस्पात उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है जिसे ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 64वें नंबर का क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों हमने जब घास के मैदानों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था तो हमने बताया था ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल जिसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और एक होता है आपका टेम्परेट जिसे हम शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पंपास, पंपास आपका एक टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था देश और घास के मैदान को उस देश में क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में हमने बताया था आपको प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका यानी कि बेसिकली जो अर्जेंटीना है आपका, अर्जेंटीना में इसे कहा जाता है पंपास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं डाउन्स। ठीक है, और अफ्रीका में इसे कहते हैं वेल्ड्स कहते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका में इसे वेल्ड्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यूरेशिया में इसे क्या कहा जाता है, तो स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज। ठीक है, पुस्ताज कहाँ पे कहा जाता है, तो पुस्ताज कहा जाता है हंगरी में। ठीक है, और कैंटरबरी कहाँ कहा जाता है, कैंटरबरी तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड में कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो आपका ट्रांस साइबेरियन है, यानी कि इसका बी नंबर सही है। अब ट्रांस साइबेरियन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये स्टार्ट हुआ था बनना 1891 में, और बन कर के कब तैयार हुआ यानी कंप्लीट कब हुआ था, तो 1904 में ये बन कर के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो है आपकी 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर है। और ये जोड़ता किसको किसको है, मान लीजिए ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो ये जोड़ता किसको है, तो ये मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, ये नाम आपको याद रखना है। ये मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा है आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये आपका जो बना था 1881 में से बनाया गया था। ठीक है, और ये जोड़ता किसको किसको है, तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर और हैलीफैक्स को जोड़ता है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका में, बेसिकली ये कनाडा में पड़ता है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कनेडियन यानी कनाडा को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग जो है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका से जोड़ता है, यानी नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को जोड़ता है केप काहिरा रेल मार्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मछलियाँ समुद्री जल की सतह पर या उसके निकट रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सतह का मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए महासागर है, इस पे जल भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये आपका सतह होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपकी तली होती है। तो आपसे पूछा गया है कि ये सतह वाले भाग में जो मछलियाँ रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैलेजिक मछलियाँ उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन है
कि वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। वनों का विकास कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि किसी भी वनस्पति के विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है कि तापमान भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, जलापूर्ति भी महत्वपूर्ण है और मिट्टी भी महत्वपूर्ण है। तापमान मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा है और बारिश आपकी कम हो रही है तो वहाँ पर वनस्पति नहीं होगी, ठीक है। और मान लीजिए कहीं पे जल ज़्यादा है, प्लस है, लेकिन तापमान बहुत कम है, माइनस में है, तो भी वहाँ पे वनस्पति नहीं होगी, ठीक है। या कहीं पर तापमान भी अच्छा है और जल की पूर्ति भी अच्छी है, लेकिन मिट्टी वहाँ की उपजाऊ नहीं है, तो भी नहीं आपका वनस्पति उगेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है, ठीक है। इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है कि मरुद्भिद मुख्यतः पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद का मतलब दोस्तों है मरुस्थल, ठीक है। और मरुस्थल का मतलब है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पानी की कमी, ठीक है। तो जहाँ पर पानी की कमी है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या तो बहुत कम होता है, तो ऐसी जगह पर अगर वनस्पति उगती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। यानी जीरोफाइट्स वनस्पति कहाँ पे उगती है, तो वो उगती है मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है कि मछलियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं। यानी मछलियों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या होता है। तो मछलियों का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है वो आपका प्लैंकटन है, ठीक है। प्लैंकटन एक प्रकार की प्लैंकटन जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का जीव होता है जो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक खनिज उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। यानी मिनरल्स, ठीक है। और दोस्तों खनिज क्या होता है, जिसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक यानी पीसी और केमिकल करेक्टरिस्टिक यानी कि रासायनिक संरचना, यानी कि भौतिक विशेषताएं और रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज। यानी अब खनिज परिभाषा आप बता सकते हो कि वे तत्व जिनकी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं निश्चित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है। समझ में आ गया आपका खनिज क्या होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक खनिज उत्पादित करने वाला देश कौन सा। दोस्तों यहाँ पे उत्पादन पूछा है उसने, ठीक है। तो विश्व में जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, खनिज उत्पादन करने वाला देश है, वो आपका है चीन। चीन सबसे अधिक खनिजों का उत्पादन करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भंडारण, विश्व में सबसे सर्वाधिक खनिज किस देश के पास हैं, तो वो आपके हैं रूस के पास। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। सर्वाधिक खनिज किस देश के पास हैं, तो रूस के पास हैं, लेकिन उत्पादन कौन सा करता है देश, तो वो चाइना करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी किस वर्ष में दी थी। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने कई बार आपको बताया है कि वान थ्यूनेन महोदय ने, जो कि जर्मनी के थे ये, इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत जो दिया था वो 1826 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने 1826 में जब दिया था तो इन्होंने बताया था कि एक नगर के चारों ओर 6 प्रकार की कृषि पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। इनको हमने अलग अलग डिफाइन करके बताया है कि लास्ट वाली पेटी में केवल पशुपालन होगा, पहली पेटी में दुग्ध उत्पादन होगा या जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनका उत्पादन होगा, दूसरी वाली में लकड़ी का उत्पादन होगा, ईंधन की लकड़ी का, ठीक है। पांचवी वाली में 3 खेत प्रणाली होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको 6 पेटियों के बारे में बताया है जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में।
और हमने आधार भी बताया था कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित था, तो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था वो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है, जलमार्ग। ठीक है, क्यों है सस्ता साधन? क्योंकि जो आपके समुद्र हैं यानी जो जल भरा हुआ है, इसमें आपको सड़कें नहीं बिछानी पड़ती, टोल टैक्स नहीं लगता है आपका। ठीक है, इसलिए आपका ये सस्ता साधन होता है। और सस्ता साधन होने का एक और कारण है कि मान लीजिए लहरें पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी के अनुरूप अगर जहाज़ को लेकर के जाते हैं तो भी हमें रफ्तार मिलती है और आसानी से हम पहुंच सकते हैं, इसलिए भी ये सस्ता साधन है। ठीक है दोस्तों, अगर परिवहन के साधनों की बात करें तो सड़क मार्ग आपका होता ही होता है, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इसके बाद आपका होता है रोपवे होता है एक आपका, रोपवे जो रस्सियों का मार्ग होता है जो कि पहाड़ों पे बनाया जाता है। एक अब आपका सुरंग मार्ग आ गया है, सुरंगें बनाई जाती हैं, ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनाई जाती हैं काट कर। तो कई प्रकार के अब आपके पास परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, लौह अयस्क का प्रकार पूछा गया है यहाँ से। हमने कोयले के प्रकार आपको बताए थे कि कोयला 4 प्रकार का होता है कार्बन के आधार पे, तो जो लौह अयस्क है दोस्तों ये भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं? एक होता है आपका हेमेटाइट, दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट, तीसरा होता है आपका लेमोनाइट और चौथा होता है आपका सिडोराइट। यानी लौह अयस्क के कितने प्रकार हो गए आपके? 4, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सिडोराइट। जो सबसे अच्छा लौह अयस्क का प्रकार है वो आपका हेमेटाइट ही होता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो ये आपका नहीं है। लिग्नाइट किसका प्रकार है? ये आपके कोयले का प्रकार है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयले का जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है कि 1882 में सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं दोस्तों, आर्थिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है और आर्थिक भूगोल शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों जो पिता है आर्थिक भूगोल का वो है आपका जॉर्ज चिसोल्म। जॉर्ज चिसोल्म ये आर्थिक भूगोल के पिता हैं, लेकिन जो आर्थिक भूगोल शब्द दिया था 1882 में वो दिया था गोर्ज महोदय ने। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधनों का संरक्षण संबंधित है, यानी हम संसाधनों का उपयोग लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं, वह किन चीज़ों से किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि हम जो संसाधन हैं हमारे उनका युक्ति संगत प्रयोग करें, यानी विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। ठीक है, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करें, संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, सही बात है, अगर हम संसाधनों को बचा करके प्रयोग करेंगे तो उसे हम लंबे समय तक संरक्षण उसका कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक मत्स्य पकड़ने वाला देश कौन सा है? फिशिंग, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली कौन सा देश पकड़ता है? तो विश्व में जो दोस्तों सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है वो आपका है चीन। चीन विश्व की सबसे अधिक मछली पकड़ता है, यानी कि मछली पकड़ने में पहला देश कौन सा हो गया? वो तो आपका चीन हो गया।
दूसरे नंबर पर आपका जो देश आता है वो आपका आता है इंडोनेशिया। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका भारत है और चौथे नंबर पर है आपका देश वियतनाम, ठीक है। इन दो देशों की राजधानी भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बतानी है और आपको मैप पर भी इन्हें लोकेट करते हुए चलना है कि कौन सा देश कहाँ पर है। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। खनिज अभी आपको बताया कि ऐसे तत्व जिनकी भौतिक और रासायनिक संरचना निश्चित होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये खनिज हमें जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं या जिन कच्ची धातुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों अयस्क यानी ओर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो खनिज पदार्थ है वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए सोना एक खनिज पदार्थ है, तो सोना आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से खोदें और सोना वो निकल आएगा, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो उन अशुद्धियों मिले हुए जो रूप होते हैं खनिजों के, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी वाणिज्यिक फसल नहीं है। इन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना होता है जिनमें नहीं शब्द लगा हुआ होता है। नहीं है, गलत है, असत्य है, ये शब्द आपको विशेष रूप से देखने होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब है दोस्तों कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन करने के बाद सीधे उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि रबड़ ये डायरेक्ट मार्केट में बेच दी जाती है, गन्ना ये भी आपका डायरेक्ट मार्केट में बेची जाती है, ठीक है। तिलहन ये भी आपका डायरेक्ट मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन जो दालें होती हैं वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेची जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पल्स आपकी एक वाणिज्यिक फसल नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन कौन सी वाणिज्यिक फसल हैं। यहाँ पे हम एक दो के और नाम बता सकते हैं आपको, जैसे कि आपका हो गया कपास, ये भी आपका एक वाणिज्यिक फसल है। जैसे आपका आलू हो गया, आलू भी डायरेक्ट मार्केट में ही बेचा जाता है। तो ये आपकी कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक कोयला किस काल का भूगर्भिक हलचल से बना है। यानी दोस्तों आपकी अगर पृथ्वी की इतिहास पे जाएंगे आप, तो पृथ्वी के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है। उन कालखंडों में से किस कालखंड में कोयला बना था आपका, तो उसका नाम था दोस्तों कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड में कोयले की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है, तो उसका नाम है होलोसीन। होलोसीन काल चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि भूमि उद्योग में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी टाइपिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पे उद्योग ना होकर के उपयोग होगा। उपयोग यानी एग्रीकल्चरल लैंड यूज, ठीक है। यानी कि जो भूमि आपके पास उपलब्ध है, कृषि भूमि उपयोग में सम्मिलित नहीं है। यानी कृषि से संबंधित कौन सी भूमि है जो उपयोग में नहीं है, तो असिंचित भूमि ये भी कृषि भूमि उपयोग है, कृषित भूमि ये तो है ही, बहुफसली भूमि ये भी है। लेकिन जो आवासीय क्षेत्र है यानी रेजिडेंशियल एरिया है, यानी कि जो प्लॉटिंग की जाती है, रहने के लिए मकान बनाए जाते हैं, वह कृषि भूमि उपयोग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं आप सभी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए।
कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।